नमस्कार दोस्तों, मैं दीपचंद शर्मा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल दीपचंद एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी आरपीएससी की ओल्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें फिर एक नए शानदार जानदार टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंट्स को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आया हूं, जिनका आज के इस सेशन में हम सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, जो आज की क्लास होने वाली है, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए ये रामबाण सिद्ध होगी। पार्टनरशिप अकाउंट से जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ। इनका सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे, आपको समझाएंगे कि जो पिछली विगतवर्ती परीक्षा हुई है, उनमें पार्टनरशिप अकाउंट से आरपीएससी का क्या ट्रेंड रहा है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, और आगे क्या ट्रेंड रह सकता है। आप इन प्रश्नों के सॉल्यूशन के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि आरपीएससी ने पिछले जो एग्ज़ाम हुई है, उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं और इनका क्या ट्रेंड रहा है और आगे आरपीएससी कैसे प्रश्न पूछ सकती है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, उन प्रश्नों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो सॉल्यूशन के बाद में डाल दी जाएगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने स्तर पर इनका दोबारा भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप अपने पास इन प्रश्नों को स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर में दोबारा भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इन प्रश्नों की आज जो सीरीज़ है, उनको बड़े ही ध्यान से सुनना है और बड़े ही ध्यान से सुनने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा महसूस होएगा और आपको ऐसा लगेगा कि हमारे को भी पार्टनरशिप अकाउंट्स अब ईजी लगने लगे हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि हमारे द्वारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की एक टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, जो एक विशेष टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से आयोजित करवाई जा रही है। दोस्तों, उसमें जो आरपीएससी के द्वारा सिलेबस प्रोवाइड करवाया गया है, उसमें सीनियर सेकेंडरी, यूजी और पीजी के कुल टोटल 43 टॉपिक हैं। उन 43 टॉपिक की दोस्तों अलग अलग टॉपिक वाइज 43 टेस्ट लिए जाएंगे, जिनके 4 राउंड के टेस्ट लिए जाएंगे। प्रत्येक टेस्ट में टॉपिक वाइज 25 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, जो अति महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर 8562042803 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको अधिक जानकारी इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में मिल जाएगी। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज़ में हमारे द्वारा कुल आरपीएससी के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए सिलेबस के कुल 43 टॉपिक के 43 टेस्ट करवाई जाएंगे। तो 43 के टेस्ट 4 राउंड में करवाए जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक से 4 टेस्ट करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन हमारे द्वारा 4 राउंड में आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो टोटल दोस्तों 4300 प्लस प्रश्नों का आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक अच्छा अभ्यास करवाया जाएगा, जो कि आपके एक सिलेक्शन में कारगर साबित होगा और आपको एक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में स्कूल व्याख्याता बनने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। दोस्तों, आज के सेशन को हम चालू करेंगे और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी साझेदार है, ठीक है, जो 5:3 में लाभ विभाजन करते हैं, वे सी को लाभों में 3/10 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सी के प्रवेश के बाद नया अनुपात क्या होगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने और ये आरपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न में ए और बी पहले जो साझेदार हैं, उनका पुराना लाभ अनुपात 5:3 है और फिर इन्होंने सी को लाभों में 3/10 के लिए साझेदार बना लिया है। तो अब सी के प्रवेश के बाद में ये प्रश्न अपने को नया लाभ हानि अनुपात पूछना चाह रहा है। तो देखो दोस्तों, इसको किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, बड़े ही ध्यान देना है आपको। दोस्तों, ए अनुपात बी। दोस्तों, इस प्रश्न में ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो 5:3 है, एक तरीके से दोस्तों, यदि मैं इस 5:3 को
ए के हिस्से में 500 और बी के हिस्से में 300 लिख देता हूँ तो कोई समस्या है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। 500 और 300 एक ही बात है, 5:3 अनुपात में हमने राशि ली है। तो एक तरीके से हम ये मान लेते हैं कि ए और बी को 500 और 300 का प्रॉफिट अचीव हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया है, 3/10 भाग के लिए सी को प्रेज दिया है। तो देखो दोस्तों 500 ए को मिल रहा है और 300 बी को मिल रहा है। तो फर्म के टोटल प्रॉफिट कितने हो गए दोस्तों? 800। कितने हो गए दोस्तों? 500 और 300 फर्म के टोटल प्रॉफिट कितने हो गए? 800। अब दोस्तों यदि फर्म के टोटल प्रॉफिट 800 है तो उसमें सी को 3/10 भाग के लिए हम हिस्सा दे रहे हैं। तो दोस्तों सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 800 गुणा 3/10। इस प्रकार दोस्तों सी का हिस्सा आ जाएगा 240 रुपये। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या? देखो दोस्तों पहले ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3 था, उसको हमने राशि में कन्वर्ट कर लिया है। एक राशि आपको ऐसी लेनी है दोस्तों जो इजीली कैलकुलेट हो जाए और उसका मतलब पूर्णांक में उत्तर आए, दशमलव वगैरह में जो डिवाइड वगैरह मल्टीपल वगैरह करने पे दशमलव वगैरह में रिजल्ट ना आए। तो ऐसी आपको राशि लेनी है दोस्तों। राशि कैसे ली जाती है वो भी जैसे नेक्स्ट पर्सन आ रहे हैं, आप बड़े ही ध्यान से देखो, हम आपको पूरा समझाएंगे। तो इस प्रश्न में एक तरीके से हमने 5 अनुपात के लिए 500 रुपये और 3 अनुपात के लिए 300 रुपये ले लिए। तो इस प्रकार टोटल फर्म के प्रॉफिट हो गए 800 रुपये। और 800 रुपये में हमने सी को 3/10 भाग के लिए ही प्रेज दिया है। तो 800 रुपये में सी का हिस्सा हो गया 3/10 अर्थात बराबर 240 रुपये। अब इसको देखो दोस्तों इस प्रकार समझेंगे, ए अनुपात बी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात और सी। देखो दोस्तों ए का हिस्सा कितना है इस टाइम? 500 रुपये था, क्योंकि 5:3 में है ना दोस्तों। तो और बी का हिस्सा है 300 रुपये। और सी को दोस्तों अभी सी का हिस्सा अपने को ज्ञात करना है। तो सी का हिस्सा अभी हमने ज्ञात किया है, कितना ज्ञात किया है दोस्तों? 240 रुपये। तो इसको 240 रुपये दोस्तों यहाँ लिख देंगे। अब दोस्तों जो नया साझेदार होता है वो अपना हिस्सा नया साझेदार जब प्रेस करता है तो पुराने साझेदारों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कमी होती है और इस कमी के अनुपात को त्याग का अनुपात कहते हैं। और जब साझेदार नया साझेदार प्रवेश करता है तो यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं दी हुई होती है कि नया साझेदार अपने हिस्से को पुराने साझेदारों से किस अनुपात में प्राप्त करेगा, तो दोस्तों स्पष्ट सूचना के अभाव में पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ही दोस्तों सेक्रीफाई रेशियो अर्थात त्याग का अनुपात बन जाएगा। अर्थात जो सी नया साझेदार है उसने 3/10 हिस्से के लिए जो प्रवेश लिया है और 3/10 में जो उसको 240 रुपये मिल रहे हैं अपने हिस्से के, वो दोस्तों ए और बी से प्राप्त करेगा। लेकिन इस प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं है कि वो ए और बी से इस 240 रुपये को किस अनुपात में प्राप्त करेगा। तो दोस्तों सूचना के अनुभाव में जो त्याग का अनुपात होता है वो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है। तो दोस्तों पुराना अनुपात 5:3 है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में त्याग का अनुपात भी 5:3 हो जाएगा। तो दोस्तों एक का अंशदान या एक का त्याग ज्ञात करेंगे दोस्तों। एक का त्याग ज्ञात करेंगे दोस्तों। एक का त्याग है दोस्तों 240 रुपये जो अपन सी को दे रहे हैं उसमें से पुराना अनुपात है 5:3 और यही त्याग का अनुपात है। तो एक का त्याग का जो हिस्सा आएगा वो 5/8 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों एक का त्याग का हिस्सा कितना हो जाएगा? 150 रुपये हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 150। इसी प्रकार बी का सी के पक्ष में त्याग ज्ञात करेंगे और बी का सी के पक्ष में त्याग होगा 240 गुना 3/8। क्योंकि दोस्तों 3/8 कहाँ से लिया दोस्तों? देखो जो पुराना अनुपात दे रखा है ना 5:3,
वो ही दोस्तों त्याग का अनुपात है। और बी के द्वारा सी के पक्ष में कितना त्याग किया गया है, 3/8 हिस्सा त्याग किया गया है। तो 240 का 3/8 हिस्सा दोस्तों कितना हो जाएगा, 90 रुपीज़, 90 रुपये। अब देखो दोस्तों, ए ने सी के पक्ष में कितना त्याग किया है, 150 रुपये, और बी ने सी के पक्ष में कितना त्याग किया है, 90 रुपये। तो दोस्तों जो ए को पहले मिल रहा था 500 रुपये, उसमें से 150 रुपये घटा देंगे, क्योंकि ए ने 150 रुपये किसको दे दिए, सी को दे दिए, और बी ने सी को कितने दिए हैं, 90 रुपये दिए हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अब इनको माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद में दोस्तों जो ए है उसके पास दोस्तों कितना बचा, 350 रुपये, और जो बी है दोस्तों उसके पास कितना बचा, 210 रुपये। और सी को दोस्तों हमने 3/10 हिस्सा निकाला है, सी का हिस्सा 240 रुपये निकल के आ ही गया है। तो इस प्रकार दोस्तों इस पर्सन में न्यू रेशियो निकल के आ गया है दोस्तों। न्यू रेशियो निकालने के लिए दोस्तों देखो दोस्तों 35:21:24 न्यू रेशियो निकल के आया गया है। और इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसमें देखो देखो दोस्तों दिया गया है न्यू रेशियो 35:21:24। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको दोस्तों ये सॉल्यूशन एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बैक करके इसको दोबारा समझ सकते हैं। मुझे आशा है पूरी कि आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, एक्स वाई तथा जेड 2:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं दोस्तों। वाई के अवकाश ग्रहण पर ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 रुपये पर किया गया। वाई की क्षतिपूर्ति करने के लिए एक्स तथा जेड का अंशदान होगा। दोस्तों इसमें 3 साझेदार हैं और तीनों साझेदार 2:2:1 में साझेदार हैं, और वाई दोस्तों अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो वाई को जब अवकाश ग्रहण कर रहा है तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि वाई के जो हिस्से की ख्याति है उसमें दोस्तों एक्स के द्वारा और जेड के द्वारा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई साझेदार अपना अवकाश ग्रहण करता है तो दोस्तों शेष साझेदारों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है उसको जिस अनुपात में वो बढ़ता है उसे फायदे का अनुपात गेनिंग रेशियो कहते हैं। तो दोस्तों वाई के अवकाश ग्रहण करने के बाद में जो शेष साझेदार हैं एक्स और जेड उनका दोस्तों लाभ हानि अनुपात बढ़ जाएगा, और इसे बढ़े हुए लाभ हानि अनुपात को दोस्तों फायदे का अनुपात कहते हैं। जब दोस्तों प्रश्न में स्पष्ट सूचना न हो कि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार का हिस्सा पुराने साझेदार को किस अनुपात या मात्रा में प्राप्त होगा, तो पुराना अनुपात ही दोस्तों नया अनुपात होगा। अर्थात दोस्तों ध्यान से समझना, स्पष्ट सूचना के अभाव में पुराना अनुपात ही क्या होता है, नया अनुपात होता है। तो दोस्तों इसमें स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है कि जो रिटायरमेंट होने वाला साझेदार है वाई उसने अपना जो क्या बोलते हैं रिटायरमेंट होने के बाद में अपना हिस्सा वो किसे कितना छोड़ के जा रहा है, तो इसकी स्पष्ट सूचना नहीं है। इसलिए जो पुराना अनुपात है वाई को रिटायरमेंट होने के बाद में एक्स का अनुपात 2 और जेड का अनुपात 1, ये पुराना अनुपात ही दोस्तों एक नया अनुपात हो जाएगा। यदि इस प्रश्न में ये सूचना दी हुई होती कि जो वाई का हिस्सा है वो एक्स इतना प्रतिशत लेगा या जो जेड है वो इतना प्रतिशत लेगा, तो उस हिसाब से प्रश्न को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में ऐसी कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि वाई के हिस्से को एक्स के द्वारा और जेड के द्वारा किस हिस्से में प्राप्त किया जा रहा है, किस हिस्से में इससे इनको फ़ायदा मिल रहा है। तो इसलिए स्पष्ट सूचना के अभाव में जो पुराना अनुपात है दोस्तों वो ही नया अनुपात हो जाएगा। इसलिए किसी भी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके हिस्से की क्षतिपूर्ति दोस्तों भुगतान शेष साझेदार अपने फायदे के अनुपात में करते हैं। तो दोस्तों जो इसके हिस्से की जो वाई के हिस्से की जो ख्याति की राशि होगी वो शेष साझेदार हैं जो इनको जिस अनुपात में फ़ायदा हुआ है उसी अनुपात में ये दोस्तों इसका भुगतान करेंगे और इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, बड़े ही ध्यान से देखना दोस्तों। देखो दोस्तों जो पुराने साझेदार हैं एक्स वाई जेड, एक्स अनुपात वाई अनुपात
जेड। इनका दोस्तों पुराना अनुपात क्या है? 2:1 है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है कि वाई ने किस साझेदार से कितना हिस्सा उसको फ़ायदा करवाया है। तो स्पष्ट सूचना के अनुभाव में दोस्तों जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों? वाई तो रिटायर हो ही रहा है, वाई रिटायर हो रहा है, तो शेष साझेदार कौन है? एक्स और जेड। तो एक्स का हिस्सा कितना हो जाएगा? जो पुराना है वो ही रहेगा, और जो जेड का हिस्सा है वो कितना रहेगा? जो पुराना है वो ही रहेगा। तो दोस्तों न्यू रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2:1 हो जाएगा। तो दोस्तों अब फायदे का अनुपात कैलकुलेट करेंगे, और फायदे का अनुपात दोस्तों, फायदे का अनुपात बराबर होता है दोस्तों न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्योंकि दोस्तों रिटायरमेंट होने के बाद में जो न्यू रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो दोस्तों एक्स का न्यू रेशियो कितना है दोस्तों? फायदे का अनुपात निकालेंगे एक्स का न्यू रेशियो है दोस्तों 2/3 माइनस, और पुराना अनुपात कितना है दोस्तों एक्स का? 2/5। इस प्रकार एक्स का न्यू रेशियो कितना, सॉरी फायदे का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? न्यू रेशियो 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो 2/5 करने पे एक्स का दोस्तों फायदे का अनुपात 4 इसको कैलकुलेट करने के पे सॉरी दोस्तों, हम निकाल रहे थे फायदे का अनुपात, निकाल रहे थे फायदे का अनुपात एक्स का दोस्तों न्यू रेशियो कितना है दोस्तों? अभी मैंने बताया था आपको 2/3, और ओल्ड रेशियो कितना है दोस्तों? 2/5। तो दोस्तों इस प्रकार इसका एक्स का फायदे का अनुपात निकल के आ जाएगा 4/15। इसी प्रकार दोस्तों जो जेड है उसका भी फायदे का अनुपात निकालेंगे। तो जेड का दोस्तों न्यू रेशियो कितना है दोस्तों? जेड का 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है दोस्तों? जेड का 1/5। इस प्रकार दोस्तों जेड का फायदे का अनुपात हो जाएगा 2/15। तो दोस्तों एक्स और जेड का जो फायदे का अनुपात होगा दोस्तों, फायदे का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:2 अर्थात 2:1। अब दोस्तों जे एक्स और जेड का फायदे का अनुपात निकल के आ गया है 2:1। अब वाई रिटायर हो रहा है, तो वाई के जो हिस्से की ख्याति है उसका दोस्तों उसमें का भुगतान या कंट्रीब्यूशन एक तरीके से एक्स और जेड के द्वारा 2:1 में किया जाएगा, क्योंकि 2:1 फायदे का अनुपात है, और फायदे के अनुपात में ही रिटायर होने वाले साझेदार के हिस्से का अंशदान कंट्रीब्यूशन किया जाता है। अब दोस्तों वाई के हिस्से की ख्याति निकालेंगे, क्योंकि जो फर्म की कुल ख्याति है 1,20,000 रुपये दी गई है, तो वाई के हिस्से की ख्याति कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1,20,000, और वाई का हिस्सा कितना है दोस्तों? 2/5। तो वाई के हिस्से की दोस्तों ख्याति निकल के आ गई है 48,000 रुपये। वाई के हिस्से की ख्याति कितनी हो गई दोस्तों? वाई के हिस्से की ख्याति कितनी होगी दोस्तों? 48,000 रुपये। अब दोस्तों 48,000 रुपये वाई के हिस्से की ख्याति निकल के आ गई, तो अब 48,000 रुपये में एक्स और वाई जो उनका फायदे का अनुपात है उस अनुपात में ही इस 48,000 रुपये को वहन करेंगे। तो दोस्तों एक्स के द्वारा एक्स का अंशदान होगा एक्स का अंशदान कितना होगा दोस्तों? 48,000 रुपये में
जो इनका फ़ायदे का अनुपात था दोस्तों 2:1, उस अनुपात में ये दोनों एक्स और जेड इसको वहन करेंगे। तो एक्स का फ़ायदे का अनुपात था दोस्तों 2:3। तो दोस्तों एक्स के हिस्से का अंशदान कितना हो गया, इस प्रकार ये निकल के 32,000 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जो जेड है, जेड के हिस्से का अंशदान, जेड के हिस्से का दोस्तों अंशदान कितना हो जाएगा, 48,000 का 1/3, 48,000 रुपये का 1/3 हो जाएगा और इसका हिस्सा निकल के दोस्तों 16,000 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों एक्स और जेड के द्वारा वाई के हिस्से में वाई के पक्ष में 32,000 रुपये और 16,000 रुपये करके टोटल 48,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। और जो वाई के हिस्से की ख्याति की राशि है 48,000 रुपये, वो उसको भुगतान कर दी जाएगी। इसमें एंट्री होगी दोस्तों, जो रिटायरमेंट होने वाला साझेदार है उसकी कैपिटल अकाउंट को उसके क्रेडिट किया जाएगा और जो जिन साझेदार शेष साझेदार को फ़ायदा हुआ है उनके शेष साझेदारों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो इस प्रकार एंट्री हो जाएगी, एक्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 और वाइस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने, 48,000 से। इस प्रकार एंट्री हो जाएगी और इस प्रकार रिटायरमेंट होने वाले साझेदार की ख्याति का निस्तारण कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो दोस्तों थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप चैप्टर से पूछा गया। पहला ऑप्शन है साझेदारी समझौता लिखित में होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि साझेदारी समझौता लिखित व मौखिक दोनों में हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है आर ऋण पर ब्याज की गणना हमेशा पूरे वर्ष के लिए कुल आर ऋण पर की जाती है। ये भी दोस्तों बिल्कुल रॉन्ग है। आर ऋण पर ब्याज की गणना दोस्तों समय के अनुसार की जाती है और इसमें दिया गया है कि पूरे वर्ष के लिए की जाती है। नहीं दोस्तों, पूरे वर्ष के लिए नहीं की जाती। जितने समय के लिए आर ऋण किया गया है और जितनी राशि का किया गया है उस प्रकार आर ऋण की पर ब्याज की गणना समय के अनुसार की जाती है। थर्ड ऑप्शन है फर्म के व्यापार का संचालन किसी भी एक साझेदार द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल राइट दोस्तों, फर्म के व्यापार का संचालन जो फर्म के साझेदार हैं उन सभी साझेदारों द्वारा या उन सभी साझेदारों की तरफ से किसी एक साझेदार के द्वारा भी फर्म के व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड को ओमार शीट में भरने से पहले आप दोस्तों सभी ऑप्शनों को एक बार ढंग से चेक कीजिएगा दोस्तों। तो एक बार फोर्थ ऑप्शन को भी हम पढ़ लेते हैं। परिवर्तनशील पूंजी विधि में साझेदारों के चालू खाते बनाए जाते हैं। बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। परिवर्तनशील पूंजी जो विधि होती है तो उसमें साझेदारों के चालू खाते नहीं रखे जाते हैं दोस्तों। परिवर्तनशील पूंजी विधि में केवल पूंजी खाता खोला जाता है और जो भी दोस्तों पार्टनरशिप अकाउंट के जो भी लेन देन होते हैं, ड्राइंग होती है या कैपिटल आ रही है जा रही है या कोई आहरण किया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वगैरह, जो भी कुछ इस प्रकार के समायोजन किए जाते हैं दोस्तों वो परिवर्तनशील पूंजी खाते में कैपिटल अकाउंट के माध्यम से ही किए जाते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। साझेदारी संलेख के अभाव में निम्न में से कौन सा प्रावधान लागू नहीं होता है। अर्थात इसमें पूछा गया है कि साझेदारी यदि संलेख साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख ना हो, साझेदारी का समझौता लिखित में नहीं हो, उसको कानूनी रूप नहीं दिया गया हो, तो उसके अभाव में कौन कौन से नियम कानून या कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे। साझेदारों में लाभ हानि पूंजी अनुपात में बांटा जाएगा, ये बिल्कुल भी लागू नहीं होगा दोस्तों। साझेदारों में लाभ हानि अनुपात पूंजी अनुपात में बांटा नहीं जाएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों में लाभ हानि समान अनुपात में या बराबर अनुपात में बांटा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।
लेकिन वो बाकी ऑप्शनों को भी देखते हैं दोस्तों। साझेदारों को वेतन, कमीशन व अन्य पारिश्रमिक देय नहीं होगा। बिल्कुल दोस्तों, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को वेतन, कमीशन व अन्य पारिश्रमिक देय नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है साझेदारों से आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही है, साझेदारों पर आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, x और y 2:3 के अनुपात में लाभ विभाजन अनुपात में साझेदार हैं। वे साझेदारी में जेड को प्रवेश देने हेतु सहमत होते हैं, जो कि लाभ का 1/4 भाग प्राप्त करेगा। वह x से 4/20 भाग तथा y से 1/20 भाग प्राप्त करता है। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में नए साझेदार को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया जा रहा है और इस प्रश्न में स्पष्ट सूचना दी गई है कि जो 1/4 भाग है वह जो नया साझेदार जेड है वो अपना हिस्सा 1/4 है, वो x से तो 4/20 भाग लेगा और y से 1/20 भाग लेगा। यदि दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में स्पष्ट सूचना नहीं दी होती है कि x से कितना प्रतिशत लेगा और y से कितना प्रतिशत लेगा, तो जो त्याग का अनुपात होता है वो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है और जो पुराना अनुपात है उसी अनुपात में दोस्तों जो नए साझेदार है उसके पक्ष में त्याग किया जाता है। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में स्पष्ट सूचना दी गई है, तो इस प्रश्न की सूचना के आधार पर ही त्याग का अनुपात या नया लाभ हानि अनुपात जो भी प्रश्न में पूछा गया है वो कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे इस प्रश्न का। x, दो साझेदार हैं दोस्तों x और y, और इनका जो लाभ हानि अनुपात है दोस्तों 2:3, ये प्रश्न में दोस्तों ऑलरेडी दिया गया है। अब दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों करने के दो तरीके होते हैं, एक शॉर्ट मेथड, एक लॉन्ग मेथड। जो लॉन्ग मेथड होता है, जो होता है कि जैसे संस्था के कुल लाभों को इतने दिन, जैसे भी आप इतने दिन कैलकुलेट करते आए होंगे, 11th-12th में कैलकुलेट किया होगा आपने। जैसे संस्था के कुल लाभ 1 है तो उसमें नया साझेदार 1/4 भाग के लिए सम्मिलित हुआ है, तो जो शेष लाभ है वो कितना बच गया, 3/4। तो इस 3/4 को बाद में शेष साझेदारों में वितरित करेंगे। इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है और जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें दोस्तों इस तरीके से प्रश्न को सोल्व करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो जिस प्रकार से दोस्तों मैं प्रश्न को सोल्व कर रहा हूँ, वैसे आप बार बार इनका अभ्यास करेंगे तो आपको बड़े अच्छा अभ्यास हो जाएगा और आप इजीली मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आप प्रश्न को सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न में देखेंगे x अनुपात y कितना दे रखा है, 2:3। अब दोस्तों जो नया साझेदार है जेड, वो बड़ी ध्यान से देखना दोस्तों, जो जेड है वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/4 हिस्से के लिए। अभी जो मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें पुराने साझेदारों का अनुपात 5:3 था और उसको इजी वे में करने के लिए हमने उसको 500 और 300 में कन्वर्ट कर लिया था। इसी प्रकार दोस्तों इस प्रश्न में भी हम इस प्रश्न को इजी वे में करने के लिए एक तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि जो नया साझेदार आ रहा है उसका जो प्रॉफिट का अनुपात वो लेने के लिए आ रहा है। जैसे इसमें जेड नया साझेदार है और इसमें 1/4 हिस्से के लिए ये आ रहा है, तो दोस्तों जो इसके हर में जो अमाउंट अंक लिखा गया है, जैसे यहाँ पे 4 लिखा गया है दोस्तों, तो इस 4 के मल्टीपल में हम कोशिश करेंगे कि राशि लेने के लिए। ऐसी कोई दोस्तों नियम नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक इसका रूल नहीं है कि कितनी राशि ली जाए। राशि वो ली जा सकती है कि जो सॉल्यूशन में ठीक हो। बस ध्यान आपको इतना रखना है कि जो राशि का कैलकुलेशन हो, डिवाइड वगैरह मल्टीपल वगैरह करने के बाद में राशि पूर्णांक में हो, दशमलव वगैरह में राशि डेसिमल वगैरह में ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे 4 है तो एक तरीके से हमने इसकी 400 रुपये राशि मान ली। टोटल प्रॉफिट संस्था का कितना मान लिया दोस्तों, 400 रुपये मान लिया। अब दोस्तों टोटल प्रॉफिट कितना माना है दोस्तों, 400 रुपये। तो और यहाँ पे x और y का अनुपात कितना है दोस्तों, 2:3। तो दोस्तों जब संस्था का टोटल प्रॉफिट मान लो 400 रुपये है तो इसको 2:3 में दोस्तों बांटेंगे x और y में, तो x के हिस्से में तो आ जाएंगे 160 रुपये और y के हिस्से में दोस्तों आ जाएंगे 240 रुपये।
इस प्रकार एक्स के हिस्से में 140 रुपये आ जाएंगे, 160 रुपये आ जाएंगे, और वाई के हिस्से में 240 रुपये आ जाएंगे। और फिर दोस्तों जो नया साझेदार है जेड, उसको 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया है। तो दोस्तों यदि संस्था के फर्म के टोटल प्रॉफिट 400 रुपये हैं, तो जेड को 1/4 हिस्से में कितना मिल जाएगा दोस्तों? 100 रुपये। अब दोस्तों क्या करना है, जो जेड को 100 रुपये मिला है वो अपना हिस्सा इस प्रश्न में दे रखा है कि एक्स से 4/20 भाग लेगा और वाई से 1/20 भाग लेगा। तो एक तरीके से जो जेड का 100 रुपये का हिस्सा है वो एक्स और वाई से 4:1 में प्राप्त कर रहा है। देखो दोस्तों दिया हुआ है 4/20 और 1/20, तो कितना हो गया? 4:1 है। 100 को कितने रुपए में दोनों से प्राप्त कर रहा है? 4:1 में। तो दोस्तों इसका भाग निकालेंगे तो एक्स ने जेड के हिस्से में कंट्रीब्यूट किया है 80 रुपये और वाई ने किया है कंट्रीब्यूट 20 रुपये, क्योंकि दोस्तों 100 रुपये का 4:1 निकालेंगे तो 80 रुपये और 20 रुपये निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें लेस करने के बाद में दोस्तों हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा दोस्तों 80 रुपये और यहाँ हो जाएगा 220 रुपये, और यहाँ दोस्तों जेड का हिस्सा कितना है? 100 रुपये ऑलरेडी है ही। तो इस प्रकार दोस्तों कितना निकल के आ गया है? 80, 220 और 100। तो दोस्तों इनको कैलकुलेट करेंगे और इनको इजी वे में लेंगे तो दोस्तों इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकल के आ जाएगा 4:11:5। और दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 4:11:5। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप इसको एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक्स वाई जेड 5:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। एक्स अवकाश ग्रहण करना चाहता है, ठीक है, तथा ख्याति 1,00,000 रुपये पर मूल्यांकित किया जाता है। शेष साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात समान है। एक्स के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति के लिए प्रविष्टि क्या होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एक्स अनुपात वाई और अनुपात जेड कितना है दोस्तों? 5:3:2 है। पुराना जो इनका लाभ हानि अनुपात है दोस्तों वो कितना है? 5:3:2 है। अब दोस्तों रिटायरमेंट होने वाला साझेदार कौन है? वो दोस्तों एक्स है। एक्स अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो दोस्तों यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना ना हो तो हमने आपको बताया था कि जो पुराना अनुपात होता है वो ही दोस्तों फायदे का अनुपात, वही दोस्तों जो पुराना अनुपात है वही नया अनुपात होता है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में स्पष्ट सूचना दी गई है कि शेष साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात समान होगा। तो दोस्तों ओल्ड रेशियो तो 5:3:2 है ही, और न्यू रेशियो दोस्तों कितना हो जाएगा? रिटायरमेंट एक्स ले रहा है, वाई अनुपात जेड, तो दोनों का कितना हो जाएगा दोस्तों? 1:1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है शेष साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात समान है, तो 1:1 हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे को पुराना अनुपात भी पता है और हमारे को नया अनुपात भी पता है, तो दोस्तों शेष साझेदारों का हम फायदे का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। फायदे का अनुपात दोस्तों वाई का कितना होगा दोस्तों? फायदे का अनुपात का दोस्तों फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो वाई का न्यू रेशियो है दोस्तों 1:2 माइनस 3:5। इस प्रकार दोस्तों वाई का जो फायदे का अनुपात निकल के आ जाएगा 2/10। और इसी प्रकार से दोस्तों एक्स का भी फायदे का अनुपात जेड का भी फायदे का अनुपात निकाल लेंगे।
जेड का दोस्तों न्यू रेशियो है 1/2 माइनस, और ओल्ड रेशियो है 2/, जेड का दोस्तों न्यू रेशियो है 1/2 और ओल्ड रेशियो है 2/10 है। तो इस प्रकार दोस्तों जेड का जो फायदे का अनुपात निकल के आएगा वो आ जाएगा 3/10। इस प्रकार दोस्तों वाई और जेड का जो न्यू फायदे का अनुपात है वो 2/3 हो जाएगा। अब दोस्तों जो फायदे का अनुपात है वाई और जेड का 2/3, ये वाई और जेड है वो एक्स के पक्ष में जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो 2/3 के अनुपात में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें ख्याति की राशि कितनी दी हुई है दोस्तों, 1,00,000 रुपये है। तो एक्स के हिस्से की ख्याति कितनी हो जाएगी, 1,00,000 रुपये में दोस्तों एक्स का हिस्सा कितना है 5/10। इस प्रकार एक्स के हिस्से की ख्याति कितनी हो जाएगी दोस्तों 50,000 रुपये। अब जो 50,000 की राशि है वो दोस्तों जो शेष साझेदार हैं वाई और जेड, वो दोस्तों अपने फ़ायदे के अनुपात में एक्स के हिस्से में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो दोस्तों वाई और जेड के द्वारा किया जाने वाला कंट्रीब्यूशन पता लगेगा। अब दोस्तों जब एंट्री करेंगे तो रिटायरमेंट होने वाला जो साझेदार है एक्स, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जो शेष साझेदार हैं जिनको फ़ायदा हुआ है, गेनिंग हुई है, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो दोस्तों देखो एक तरीके से इसमें जो सेकंड ऑप्शन है उसमें एक्स के कैपिटल अकाउंट को किया गया है, एक्स के कैपिटल अकाउंट को 50,000 से क्रेडिट किया गया है, और वाई और जेड के जो कैपिटल अकाउंट है उनको डेबिट किया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें जो एक्स का ख्याति का जो हिस्सा है 50,000 रुपये, उसमें कैलकुलेट करेंगे हम वाई के द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन किया जाएगा दोस्तों 50,000 का। वाई का फायदे का अनुपात कितना था दोस्तों, अभी हमने कैलकुलेट किया था 2/5। तो 50,000 में 2/5 का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों 20,000। और इस प्रकार ही जेड के द्वारा जो अपने उसको फ़ायदा हुआ है उसके अनुपात में एक्स के हिस्से में किया जाने वाला कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 50,000 गुणा 3/5। तो ये हिस्सा कितना देगा वाई के, जेड कितना देगा दोस्तों एक्स के पक्ष में 30,000 रुपये। इस प्रकार दोस्तों वाइज कैपिटल डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपये से, और जेड्स कैपिटल हो जाएगा डेबिट 30,000 रुपये से, क्योंकि वाई और जो जेड है उनको दोस्तों फ़ायदा हुआ है, और ये अपने फ़ायदे के अनुपात में ही जेड को जो रिटायरमेंट होने वाला साझेदार है एक्स, उसके हिस्से में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो शेष साझेदार है, फ़ायदा होने वाली साझेदार है वाई और जेड, इनकी दोस्तों जो पूंजी है वो कम हो जाएगी, और ये पूंजी एक्स के हिस्से में चली जाएगी, क्योंकि ये एक्स ने इनको अपना जो फ़ायदे का अनुपात इनको दिया है, इसलिए एक्स की जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन में एंट्री हो जाएगी ऑप्शन नंबर सेकंड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 और जेड्स कैपिटल अकाउंट 30,000 टू एक्स कैपिटल 50,000। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक साझेदार के लिए स्थिर पूंजी विधि के अधीन पूंजी खाता व खाता खोला जाता है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दोस्तों जो स्थिर पूंजी विधि है उसके अंतर्गत कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। तो स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत दोस्तों 2 खाते खोले जाते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, साझेदार का चालू खाता। तो दोस्तों जो साझेदारों की पूंजी पार्टनरशिप में जो पूंजी वगैरह का ट्रांजैक्शन वगैरह रखने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्थिर पूंजी विधि और एक होती है परिवर्तनशील पूंजी विधि। स्थिर पूंजी विधि में दोस्तों 2 खाते खोले जाते हैं, एक होता है पूंजी खाता और एक होता है चालू खाता। और जो परिवर्तनशील पूंजी विधि होती है उसमें दोस्तों केवल एक खाता खोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रम से 48,000 रुपये और 31,000 रुपये है। उन्होंने जेड को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। जेड का हिस्सा 30,000 रुपये है और अपनी पूंजी के रूप में लाता है जेड इसको 30,000 रुपये को। जेड की हिस्से की ख्याति क्या होगी? इस प्रश्न में जेड की हिस्से की ख्याति ज्ञात करनी है। तो दोस्तों एक तरीके से ये जो छुपी हुई ख्याति है उस टाइप का प्रश्न है, जिसमें नए साझेदार के द्वारा लाई गई पूंजी के हिस्से के अनुसार फर्म की पहले कुल पूंजी ज्ञात की जाएगी और उसके बाद में ख्याति की राशि कैलकुलेट की जाएगी। तो दोस्तों जो नया साझेदार है जेड, वो 1/4 हिस्से के लिए 30,000 पूंजी लाता है। जेड के द्वारा 1/4 हिस्से के लिए 30,000 पूंजी लाई जाती है। तो यदि 1/4 हिस्से के लिए 30,000 रुपये कैपिटल लाई जाती है तो संस्था की कुल पूंजी कितनी हो जाएगी? 30,000 गुणा 4/1। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे दोस्तों। अर्थात 1/4 हिस्से के लिए यदि 30,000 रुपये पूंजी लाई जाती है तो संस्था की कुल पूंजी 4/1 हो जाएगी। और इस प्रकार दोस्तों संस्था की कुल पूंजी 1,20,000 रुपये 1,20,000 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार कितनी हो जाएगी? 1,20,000 रुपये हो जाएगी। अब यदि दोस्तों संस्था की कुल पूंजी 1,20,000 रुपये है और उनमें से तीनों साझेदारों की पूंजी लेस कर देते हैं तो जो राशि का डिफरेंस आएगा वो एक तरीके से गुप्त ख्याति निकल के आएगी। गुप्त ख्याति इसलिए कह रहे हैं कि दोस्तों इस प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं है कि ख्याति कितनी है। इस प्रकार जो फर्म की कुल पूंजी है और एक तरीके से जो साझेदारों की पूंजी है उसमें जो डिफरेंस आता है उसको गुप्त ख्याति के रूप में पता लगा सकते हैं और इस प्रकार ख्याति की राशि की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में टोटल जो फर्म की कैपिटल है वो 1,20,000 रुपये है और जो तीनों साझेदार हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों की दोस्तों कैपिटल मिला के कितनी हो गई? एक्स की है दोस्तों 48,000 रुपये, वाई की है 31,000 रुपये और जेड जो नया साझेदार है वो 1/4 हिस्से के लिए 30,000 रुपये लाया है। 48,000 रुपये, 31,000 रुपये, 48,000 रुपये, 31,000 रुपये और प्लस 30,000 रुपये, ये दोस्तों तीनों मिला के दोस्तों 1,09,000 रुपये होते हैं। 1,09,000 रुपये होते हैं। तो दोस्तों फर्म की कुल पूंजी कितनी है? 1,20,000 रुपये। और दोस्तों जो तीनों साझेदार मिला के इनकी पूंजी हो रही है दोस्तों 1,09,000 रुपये। तो दोस्तों जो 11,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जो 11,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, वो ही दोस्तों संस्था की छिपी हुई ख्याति है, एक तरीके से गुप्त ख्याति है, एक तरीके से ख्याति की राशि है। 11,000 रुपये की दोस्तों इस प्रश्न में ख्याति की राशि कैलकुलेट कर ली गई है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि जेड की हिस्से की ख्याति क्या होगी। तो दोस्तों यदि संस्था की कुल ख्याति कुल ख्याति 11,000 रुपये है तो जेड का हिस्सा कितना है दोस्तों? 1/4। जेड के हिस्से की दोस्तों कुल ख्याति 11,000 रुपये जो कुल ख्याति है उसमें से 1/4 हिस्सा है। तो इस प्रकार दोस्तों जेड के हिस्से की ख्याति 2,750 रुपये निकल के आ जाएगी। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 2,750 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वसूली पर लाभ अथवा हानि को सभी साझेदारों के पूंजी खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। तो दोस्तों जो वसूली पर लाभ होता है था दोस्तों, जब फर्म का समापन होता है तो दोस्तों जो फर्म में संपत्तियां और दायित्व होते हैं उनके निस्तारण के लिए रियलाइजेशन वसूली अकाउंट अर्थात वसूली अकाउंट खोला जाता है और वसूली अकाउंट के माध्यम से ही संपत्ति और दायित्वों का निस्तारण किया जाता है। संपत्तियों को बेचकर उनसे मूल्य प्राप्त किया जाता है और जो दायित्व है उनका रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से ही उनका पेमेंट किया जाता है। तो दोस्तों फर्म के समापन पर संपत्ति और दायित्वों के निस्तारण के लिए रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है तथा रियलाइजेशन अकाउंट के लाभ हानि को दोस्तों पुराने साझेदार पुराने अनुपात में ही वहन करते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। वसूली पर लाभ हानि सभी साझेदारों में उनकी पूंजी खातों में लाभ हानि अनुपात में स्थानांतरित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक फर्म में ए बी सी 3 साझेदार हैं। ए 3,000 रुपये प्रति माह प्रारंभ में आहरण करता है। वर्ष के अंत में ए से आहरण पर चार्ज किया जाने वाला ब्याज होगा यदि 12% वार्षिक ब्याज दर पर होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से लिया गया है और इस प्रश्न का दोस्तों सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं। दोस्तों इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो दोस्तों एक तरीके से छपा हुआ नहीं है, तो इसमें दोस्तों फोर्थ ऑप्शन 2340 रुपये है, आप ध्यान रखना दोस्तों। इस क्वेश्चन का दोस्तों सॉल्यूशन होगा, देखो दोस्तों ए बी सी 3 साझेदार हैं। जो ए साझेदार है वो दोस्तों 3,000 रुपये प्रति माह आहरण करता है। तो दोस्तों एक के द्वारा किया गया एक का कुल आहरण एक का कुल आहरण कितना हो जाएगा दोस्तों, 3,000 रुपये प्रति माह करता है दोस्तों। तो एक साल में 12 माह होते हैं, तो दोस्तों टोटल आहरण कितना हो गया एक का 36,000 रुपये। एक का टोटल आहरण कितना हो गया दोस्तों 36,000 रुपये हो गया। अब दोस्तों ए के द्वारा जो आहरण की गई थी उसकी टोटल राशि तो हमारे को पता लग गई, टोटल अमाउंट 36,000 रुपये है और ब्याज की राशि इस पर दी हुई है। ब्याज की जो दर है वो 12% दी गई है। अब दोस्तों जो तीसरी चीज़ होती है कि समय कितना लेना है, कितने समय का ब्याज कैलकुलेट करना है। तो समय ज्ञात करने का भी तरीका दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जो समय होता है वो समय ज्ञात करने के लिए दोस्तों ब्याज पे समय की गणना कैसे हो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको रटना नहीं है। अधिकांश स्टूडेंट रटते रहते हैं कि माह के प्रारंभ में जो आहरण कर लिया तो इतने महीनों का ब्याज लगेगा, माह के मध्य में कर लिया तो इतने महीने को लगेगा, अंत में कर लिया तो इतने महीनों का लगेगा। दोस्तों रटना नहीं रहे, रटना कितना कितने समय तक रट सकते हो आप दोस्तों, पर्सन कैसे भी घुमा के दे सकता है हो, आपका रटा हुआ बिल्कुल बेकार चला जाएगा और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, आपको मैं तरीका बताता हूँ दोस्तों समय की गणना कैसे करनी है, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों आहरण पर ब्याज के समय की गणना करने का एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला होता है प्रथम आहरण। जो प्रथम आहरण है, प्रथम आहरण के माह प्लस अंतिम आहरण के माह है। प्रथम आहरण के माह और दोस्तों अंतिम आहरण के माह है। अब दोस्तों और इसको डिवाइड बाई कर देना है 2 से। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कैसा भी प्रश्न हो आपको इसी फॉर्मूले के माध्यम से अपने जो आहरण पर ब्याज की गणना के समय का टाइम के कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों इसमें देखो बोला गया है 3,000 रुपये प्रति माह के प्रारंभ में आहरण किया जाता है। देखो दोस्तों एक साल में 12 महीने होते हैं और आहरण किया गया है प्रति माह के प्रारंभ में। तो प्रथम आहरण की अवधि कितनी होगी दोस्तों, प्रथम महीना कौन सा, जनवरी, और जनवरी के प्रति माह के प्रारंभ में, जनवरी के प्रारंभ में मान लो 1 तारीख को ही कर लिया उसने आहरण, तो दोस्तों
दिसंबर 31 दिसंबर तक उसने जो पहला आहरण किया है उसकी समय अवधि कितनी हो गई दोस्तों? टोटल कुल 12 माह हो गई, क्योंकि ये प्रथम आहरण जो कर रहा है, दोस्तों ये जनवरी के प्रारंभ में कर लिया, तो पहले आहरण की जो समय अवधि है वो कितने महीने की हो गई? 12 माह की। और जो अंतिम आहरण करेगा दोस्तों वो कब करेगा? दिसंबर में। लेकिन दिसंबर में भी वो प्रारंभ ही तो कर लेगा दोस्तों, 1 दिसंबर को ही बोला रहा है ना प्रश्न में, प्रति माह के प्रारंभ में करता है, तो दिसंबर के प्रारंभ में कर लेगा। तो दोस्तों वो जो अंतिम आहरण है उसकी समय अवधि कितनी होगी दोस्तों? 1 महीना, क्योंकि 1 दिसंबर को करेगा तो फिर ईयर एंडिंग हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से वो जो अंतिम आहरण है उसकी समय अवधि कितनी हुई? 1 महीना। दोस्तों ये जो जनवरी और दिसंबर वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो एक इजी वे में समझने के लिए ले रहा हूँ। जैसे वैसे फाइनेंशियल अकाउंट अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। तो दोस्तों जो प्रथम आहरण है उसकी अवधि कितनी हो गई? 12 माह। और जो अंतिम आहरण किया गया दिसंबर में 1 दिसंबर को, उसको दोस्तों कितने समय के लिए यूज लिया? 1 महीने के लिए तो यूज लिया, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दोस्तों। तो इस प्रकार प्रथम आहरण की अवधि 12 माह और अंतिम आहरण की अवधि 1 माह, और इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों 2 से। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो अवधि निकल के आएगी वो 6.5 माह है, मंथ निकल के आएगी। इस प्रकार दोस्तों आपको माह का कैलकुलेशन करना है। इस प्रकार इसमें अपनी जो माह की अवधि है 6.5 निकल के आ गई है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना करेंगे। टोटल ड्राइंग है वो कितना है? 36,000 रुपये। 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीनों का 36,000 रुपये, और समय अवधि है 6.5 माह डिवाइड बाई 12। और दोस्तों जो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग की रेट है वो है 12%। इसको दोस्तों कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में 2340 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा। आप कैलकुलेशन बहुत ही आराम से कर सकते हैं दोस्तों। जो ये पॉइंट है इसके वो हटाने के लिए यहाँ एक 0 लगा देते हैं, और 3 0 से 3 0 हो गई, 12 से 12 कट गए, और 36 गुणा 65 करने की पर 36 गुणा 65 करने पे 2340 रुपये आ जाएंगे। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2340 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एक फर्म के औसत लाभ 98,000 रुपये। इस फर्म की कुल संपत्तियां 10 लाख रुपए की है। अन्य दायित्वों का मूल्य 5 लाख रुपए है। समान प्रकार के व्यवसाय में सामान्य प्रत्याय की दर NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 14% है। औसत लाभों के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति के मूल्य की गणना करें। औसत लाभों के पूंजीकरण विधि की ख्याति के मूल्य की गणना करने के लिए हम सर्वप्रथम औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य ज्ञात करेंगे। औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है औसत लाभ गुणा 100 डिवाइड बाई NRR सामान्य प्रत्याय की दर। तो औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य कैलकुलेट करेंगे। 98,000 गुणा 100 डिवाइड बाई 14%। क्या फॉर्मूला हो गया दोस्तों? औसत लाभ गुणा 100 डिवाइड बाई NRR सामान्य प्रत्याय की दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको कैलकुलेट करने के बाद में दोस्तों 7 लाख रुपए क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य। ये दोस्तों वो जो औसत लाभ हैं 98,000 रुपये, उसका पूंजीकृत मूल्य 7 लाख रुपए निकल के हमारे पास आ गया है। अब दोस्तों जो ख्याति का फॉर्मूला होता है वो होता है औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। तो औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य तो हमने कैलकुलेट कर लिया है 7 लाख रुपए, माइनस इसमें से क्या करना है दोस्तों? विनियोजित इन्वेस्टेड कैपिटल। तो दोस्तों कुल संपत्तियां 10 लाख रुपए दी गई है और दायित्व कुल दिए गए हैं 5 लाख रुपए।
तो संपत्तियों में से दायित्व घटाने के बाद में कैपिटल निकल के आ जाएगी। इस प्रकार 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए घटाने के बाद में कैपिटल विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए निकल के आ गई। ख्याति की राशि की गणना करने के लिए औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य 7 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए विनियोजित पूंजी घटाने के बाद में ख्याति की राशि 2 लाख रुपए निकल के आ गई है। काफ़ी इजी प्रश्न था दोस्तों, लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में हमारे द्वारा जो पूर्व अभ्यास यदि कम किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न सॉल्यूशन नहीं हो पाता है और हमारा प्रश्न बहुत ही इजी एग्ज़ाम में आते हुए भी रॉन्ग हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास कीजिए, जिससे आपका एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस बढ़े और आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, उनकी पूंजी 10,000 रुपये है। 20,000 रुपये, सॉरी, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, उनकी पूंजी कितनी है दोस्तों? 10,000 और 20,000 रुपये है तथा अवितरित संचय 10,000 रुपये है। उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी 20,000 रुपये अपनी पूंजी के रूप में लाया। फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों जो अवितरित संचय होते हैं वो एक तरीके से जो साझेदार होते हैं उनकी पूंजी का हिस्सा ही होते हैं और उनके लाभ हानि अनुपात में अवितरित संचय को साझेदारों में बांट दिया जाता है, उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से एक तरीके से अवितरित संचय साझेदारों की पूंजी का हिस्सा ही है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि किस अनुपात में साझेदार पुराने साझेदार लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं। तो हम एक तरीके से अवितरित संचय को जो यदि अनुपात दिया हुआ होता वो तो ए और बी में बांटते पूरे 10,000 को, तो एक तरीके से 10,000 जो अवितरित संचय के दिए गए हैं वो पूंजी का हिस्सा ही है, क्योंकि ये ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ही तो जाएंगे। तो दोस्तों एक तरीके से ए और बी की पूंजी कितनी हो गई? 10 और 20,000 रुपये और 10,000 रुपये अवितरित संचय के। तो इस प्रकार ए और बी की टोटल पूंजी हो गई 10,000 रुपये ए की, 20,000 रुपये बी की और अवितरित संचय जो इनको बांटने हैं दोनों को वो 10,000 रुपये ये। तो ए और बी की दोस्तों टोटल पूंजी हो गई है 40,000 रुपये। 10 और 20,000 की इनकी पर्सनल और अवितरित जो संचय हैं 10,000 जो इनके हिस्से में आने बाकी हैं वो। तो 40,000 रुपये ए और बी की हिस्से की हो गई है और जो सी है उसके पूंजी की राशि है 20,000 रुपये। तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों की मिला के कितनी हो गई? 10,000 और 20,000 और 10,000, तो टोटल हो गई इनकी 40,000 और सी की कितनी है दोस्तों? 20,000। तो दोस्तों तीनों साझेदारों की पूंजी कितनी हो गई? 60,000 रुपये। याद रखना है दोस्तों आपको, मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। तो दोस्तों तीनों साझेदारों की पूंजी कितनी हो गई? 60,000 रुपये। जो सी साझेदार है वो 1/4 हिस्से के लिए इसमें प्रवेश लिया है और 1/4 हिस्से के लिए वो पूंजी लाता है 20,000 रुपये। यदि 1/4 हिस्से के लिए 20,000 रुपये पूंजी लाई जाती है नई साझेदार के द्वारा, तो संस्था की कुल पूंजी कितनी हो जाएगी? अभी मैंने पहले एक प्रश्न में बताया था दोस्तों आपको, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। 1/4 हिस्से के लिए पूंजी लाई गई है 20,000 रुपये, तो संस्था की कुल पूंजी कितनी हो जाएगी? 4/1। इस प्रकार संस्था की कुल पूंजी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 80,000 रुपये। संस्था की कुल पूंजी है 80,000 रुपये और ए बी और सी की मिला के जो टोटल कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी? 60,000 रुपये। इस प्रकार संस्था की ख्याति कैलकुलेट करने के लिए संस्था की कुल पूंजी और तीनों साझेदारों के मिला के जो पूंजी हुई है उसको लेस करने पे दोस्तों संस्था की ख्याति निकल के आ जाएगी 20,000 रुपये। 80,000 माइनस 60,000 करने के बाद में संस्था की ख्याति
20,000 रुपये निकल के आ गई है। और इस प्रश्न में दोस्तों फर्म की ख्याति का मूल्य ही पूछा गया है। देखो दोस्तों कितना इजी प्रश्न है, आप बार बार अभ्यास करोगे तो ऐसे प्रश्नों को इजीली कर पाओगे। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के बीच समझौते को कहा जाता है। साझेदारी अनुबंध, साझेदारी अधिनियम, साझेदारी संलेख और समझौता। इसका दोस्तों जो आरपीसी ने फाइनल आंसर की जारी की है उसमें दोस्तों इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को दोस्तों क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। कि जो फर्स्ट आंसर की जारी हुई थी दोस्तों, इसमें इसे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 माना गया था। और जो फाइनल आंसर की जारी हुई उसके बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इस प्रश्न पे काफ़ी आपत्तियां लगी थी कि इसका आंसर समझौता भी हो सकता है और जो ये क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो गलत है। क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन को डिलीट होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो पहला कारण कि इस प्रश्न में दे रखा है कि साझेदारी फर्म के बीच समझौता, साझेदारी फर्म के बीच समझौता नहीं होता है, साझेदारी फर्म के साझेदारों के मध्य समझौता होता है। इसलिए पहला कारण तो ये भी हो सकता है। और दूसरा कारण इसमें दे रखा है कि कुछ कुछ किताबों में साझेदारी फर्म के बीच जो समझौता होता है उसको समझौता, जो 4th ऑप्शन में दे रखा है एग्रीमेंट, वो भी बताया गया है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं इसके डिलीट होने के। स्पष्ट रूप से आरपीएससी ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि किस कारण से क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। तो एक बार जब आरपीएससी क्वेश्चन को डिलीट कर देती है तो उस क्वेश्चन का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपके सामने, ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने सी को प्रेज दिया है। ए ने अपने हिस्से का 1/5 उसे समर्पित किया और बी ने अपने हिस्से का 2/5 उसे समर्पित किया, तो त्याग का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। देखो दोस्तों, जो ए साझेदार है, ए और बी का लाभ हानि अनुपात क्या है दोस्तों, 3:2। अभी दोस्तों मैंने पिछले प्रश्नों में आपको बताया था कि ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है कि जो लाभ हानि अनुपात है उसी के समकक्ष, उसी अनुपात में आपको एक लाभ हानि की राशि ले लेनी है, जिससे अपना प्रश्न का कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। तो इस प्रश्न में दोस्तों हम अमाउंट ले लेते हैं 300 और 200। इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न में ए के हिस्से में 300 रुपये आ रहे हैं प्रॉफिट के और बी के हिस्से में 200 रुपये आ रहे हैं। ए अनुपात बी 3:2, 300 और 200। अब दोस्तों प्रश्न में बताया गया है कि जो नया साझेदार है सी को, जो नया साझेदार सी है उसमें ए ने अपने हिस्से का 1/5 उसे समर्पित कर दिया सी को, अर्थात ए ने अपने हिस्से का जो हिस्सा है 300 रुपये उसका 1/5 किसको दे दिया, सी को। तो दोस्तों 300 का 1/5 कितना होता है दोस्तों, 60 रुपये। और बी ने अपने हिस्से का 2/5 सी को समर्पित किया है, तो बी का हिस्सा है 200 और 200 का 2/5 होता है 80 रुपये। इस प्रकार सी को कितना मिल जाएगा, 60,000 रुपये ए से और 60 रुपये ए से और 80 रुपये बी से। इस प्रकार सी को टोटल मिल जाएगा 140 रुपये। और ए के पास कितना बच जाएगा दोस्तों, जो पहले था 300 और 60 रुपये सी के पक्ष में त्याग कर दिया, तो अब बच जाएगा ए के पास में 240 रुपये। और जो बी है उसके पास पहले था 200 रुपये और उसने 80 रुपये सी के पक्ष में त्याग कर दिया, तो अब इसके पास बच जाएगा 120 रुपये। इस प्रकार दोस्तों जो न्यू प्रॉफिट लाभ हानि अनुपात है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकल के आ गया है हमारे सामने 240, 120 और 140। इसको दोस्तों इजी वे में कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों 12:6:7 निकल के अपने पास न्यू रेशियो आ गया है।
तो और दोस्तों इस प्रश्न में न्यू रेशियो न पूछ के त्याग का अनुपात पूछा गया है, तो त्याग का अनुपात आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ए के द्वारा कितना त्याग किया गया है, 60 रुपये दे रखा है ना दोस्तों, यहाँ पे 60 रुपये। और बी के द्वारा कितना त्याग किया गया है, 80 रुपये। 60 और 30 का जो त्याग किया गया है उसका अनुपात हो गया 3:4। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज का सेशन कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए गए हैं वो आपकी आने वाली परीक्षा में काफ़ी तैयारी में लाभकारी सिद्ध होंगे। आप इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आ जाते हैं और आप इन प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने में सक्षम नहीं हो जाते हैं, आप इन प्रश्नों का बार बार सॉल्यूशन कीजिए, बार बार इन प्रश्नों को समझिए, बार बार इन प्रश्नों को लगाइए और आपको बाद में आपको लगेगा कि ये प्रश्न काफ़ी इजी लगने लग जाएंगे आपको। इस चैनल को सर दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। और आप इतने टाइम पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और मेहनत करते रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।